नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। ये वीडियो करंट अफेयर्स का है, डेडिकेटेड है यूपीपीसीएस जैसी होने वाली परीक्षा के लिए, खासतौर से यूपीपीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सघन है ना, सिर्फ ऊपर का रटने वाला काम नहीं होगा, अच्छे डिस्कशन के साथ चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इस तरह की काफी सारी वीडियो आएंगी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। करंट अफेयर्स की कितनी वेटेज है किसी परीक्षा में बताने की आवश्यकता नहीं, खासतौर से यूपीपीसीएस में लास्ट 4 साल के पेपर देखिए, वेटेज 40% तक जा चुकी है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40% क्वेश्चन इससे मिले हुए होते हैं करंट अफेयर्स से। सिलेक्शन का होना नहीं होना प्रीलिम्स में बहुत हद तक निर्धारित होता है इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना, जो एक बहुत बड़ा पद है, एक वैधानिक संस्था, एक वैधानिक निकाय जिसका सबसे प्रमुख अधिकारी होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है ना। सीबीसी का दोनों तरह से शॉर्ट फॉर्म काम आता है। सीबीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कमीशन है जिसमें चीफ कमिश्नर होता है, उसके अलावा 2 और आयुक्त होते हैं, टोटल 3 लोग होते हैं। और जिनका काम क्या है कि 1988 की जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है 1988 का, 1986 से लेकर 1988 का जो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत लोगों पर कार्रवाई करना जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके अंतर्गत इसके डोमेन में सारे पब्लिक सर्वेंट आते हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो लोग अपने इनके ऊपर कदाचार के आरोप या भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो ये जो कमीशन है ये कार्य में आता है। तो अभी हाल ही में नए हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं संजय कोठारी जी। कौन किए गए? संजय कोठारी जी। नाम तो आप लोगों को इनका पता होगा, लेकिन ये परीक्षा में आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। तो सिंपल आ गया, नाम आ गया। दूसरा है कि इनका कार्यक्षेत्र क्या होता है। कार्यक्षेत्र होता है मेनली जो सरकारी इंप्लॉय होते हैं उनके ऊपर करप्शन को कैसे रोका जाए ना। करप्शन का कानून कौन सा है? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये संस्था कब से इनेक्ट हो रखी है, कब से बनी हुई है? संस्थानन कमेटी थी 1964 में, संस्थानन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये संस्था बनाई गई। इसकी जरूरत महसूस हुई ताकि जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से लगाम लगाई जा सके। दूसरी बात है इनका टेन्योर कितना होता है। इनका टेन्योर होता है 4 वर्ष का या 65 वर्ष की उम्र, जो पहले आ जाए। 4 वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है, या अगर 65 वर्ष की उम्र पहले आ गई तो तब तक। तो 4 इयर्स और 65 इयर्स। उसके बाद इनको नियुक्त करने का जो पैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी है उसके रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में कौन कौन होता है? हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर साहब और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक, ये 3 लोग जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसको प्रेसिडेंट साहब इस पद पे बना लेते हैं। क्लियर हो गया? डन है। एक और बात, ये बॉडी कैसी है? ये संवैधानिक बॉडी, कई होता है कि वैधानिक बॉडी, लीगल बॉडी है। कई क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कैसी बॉडी है, तो ये कौन सी है? एक लीगल इंस्ट्रूमेंट, लीगल बॉडी है। ठीक है, तो इससे देखिए 4-5 से क्वेश्चन लगभग निकल के आ सकते हैं। और वर्तमान समय में जहां सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है, उसमें कुछ ऐसे करंट अफेयर्स सीधे हैंड पिक करने होंगे और ये सीधे परीक्षा में आ भी जाएंगे, बिकॉज अभी 3-4 महीने में बहुत लिमिटेड करंट अफेयर बन रहा है और वो सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो भी जाएगा। आगे की ओर अगर हम चले तो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है, कासोवाल पुल। कासोवाल पुल किस नदी पर बना हुआ है, क्यों अभी चर्चा में है? कासोवाल पुल बेसिकली जोड़ता है कि पंजाब में है। कासोवाल ब्रिज बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 से ये संस्था बनी हुई है भारत के बॉर्डर के क्षेत्र में, बॉर्डर के रोड के निर्माण के लिए और जो बॉर्डर के क्षेत्र है वहां पे सड़क निर्माण कार्य के लिए। खासतौर से लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इस समय इसके डीजी हैं और भारत सरकार के प्रकार से ये उपक्रम है ना। इसी के द्वारा ये ब्रिज बनाया गया जो कि 484 मीटर लंबा है और इसका लक्ष्य क्या था कि कासोवाल इनक्लेव को पंजाब से जोड़ा जाए, पंजाब और रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ दिया जाए। इससे पहले जो कासोवाल इनक्लेव था ये पंटून पुल से जुड़ा था, पीपा पुल इसे बोलते हैं, पीपे वाला ना। इसे मानसून में हटाना पड़ता है जब पानी ज्यादा हो जाता है। तो किस नदी में बनाया गया? ये रावी नदी पे। किस नदी पे? रावी रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। अब इससे क्या है कि ये इसको बैसाखी के दिन इसका उद्घाटन होना था, खासतौर से फार्मर्स के लिए जीवनदान हुआ है, बिकॉज इस एरिया में बहुत सारा फर्टाइल लैंड है जो कि
ये ब्रिज बन जाने से वहां की जो प्रोडक्शन है और कार्य क्षमता है किसानों की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कासोवाल पुल क्लियर हो गया, कई सारे फैक्ट क्लियर कर दिए, बीआरओ ने बनाया है ये भी क्लियर कर दिया, कब बना है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, कब से बना हुआ है। ठीक, अब अगर हम आगे हैं, अगला करंट अफेयर क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आप लोगों ने देखा होगा 24 अप्रैल को, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था, हाँ उसी दिन यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी। उसी दिन 24 अप्रैल 1992 को भारत में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, गांधी जी के सपनों को साकार होते हुए देखा गया था। 73वां संविधान संशोधन पास हुआ था। 73वां संविधान संशोधन क्या था कि एमएल सिंघवी है ना और थुंगम कमेटी, उन दोनों की रिकमेंडेशन पे ये बार बार जोर दिया जा रहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको अब संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं था, तो कोई राज्य इम्प्लीमेंट करता था, कोई नहीं करता था, कोई फाउंडेशन नहीं थी। 1992 को 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन अपने स्वरूप में आया और इसी के साथ जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए इस दिन को संविधान राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज अलग से स्पेशल टॉपिक है जो लगातार परीक्षाओं में आता है। बलदेव मेहता जो कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन और 3 टियर जो आप लोगों ने पंचायती राज व्यवस्थाएं देखी है देश में, भाग 9 में, हमारे संविधान के भाग 9 में एक तरह से पूरा व्यवस्थित हो गया है भाग 9 में, और आर्टिकल 243 में ये अमेंडमेंट हुआ था जिसके बाद से ये मनाया जा रहा है। तो इस बार भी मनाया गया। अब इस दिन क्या होता है, खासतौर से ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए नए नए कार्य की घोषणा होती है। इस बार प्राइम मिनिस्टर ने कई चीजें घोषित की हैं, ये बात करेंगे। इसके अलावा इस पे हर वर्ष प्राइज भी दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, 4-5 अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें प्राइज दिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय इसको देखता है, ये भी ध्यान दे देना। जो चीजें बोल रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे पॉज करके लिखते रहिएगा। कौन कौन से अवार्ड हैं, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दूसरा है नाना साहब देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, तीसरा है बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, चौथा है ग्राम पंचायत विकास योजना और 5वां है ई पंचायत पुरस्कार। ये 5 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। ये हो गया क्लियर, यहां क्लियर हो गया। इस बार ये वाला पुरस्कार नहीं दिया गया है ना, लॉकडाउन की वजह से। अब देखिए, अब इसके साथ साथ हमारे भारत सरकार का लक्ष्य क्या है पंचायतों की ओर, क्योंकि पंचायतों को कनेक्ट करना है बहुत ज्यादा जरूरी। 2 चीजें, पंचायत स्वरूप है डिसेंट्रलाइजेशन के, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का पहला स्वरूप है, गांधी जी के आदर्शों के तहत इसको बनाया गया है। गांधी जी का बहुत मन था इस पे, और इसी को लेके किस प्रकार से पंचायतों को कनेक्ट किया जाए नेशन आपस में, इसके लिए डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और भारत सरकार इसके डिजिटलाइजेशन पे लगातार काम कर रही है। आप लोगों को पता होगा 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो पॉलिसी बनी थी 2011, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसके तहत देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबलें बिछाई जा रही है और देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा 100 Mbps की स्पीड के साथ। और उसकी जिम्मेदारी थी किसके, भारत नेट के नाम से एक पूरा PSU डेवलप किया गया, एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया और इसका कार्य था इस प्रोजेक्ट के तहत कि भारत के 2.5 लाख पंचायतों को कनेक्ट किया जाए ब्रॉडबैंड से। तो इसकी डिजिटलाइजेशन पे काम में और तेजी लाई जा रही है। इसके अलावा 2 नए ऑनलाइन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। इसमें से पहला तो एक पोर्टल है और एक ऐप है, ठीक है, उसकी भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, बात सिर्फ 10 नाम सिर्फ 10 क्वेश्चन का, इसमें से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप बनाना चाहें तो। अब देखिए 24 अप्रैल को हुआ क्या, एक तो ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत हुआ, ऐप बना और इसके स्वामित्व नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, स्वामित्व स्कीम। तो पहले हम देखते हैं ई ग्राम स्वराज क्या है। इन दोनों का लक्ष्य यही है, ग्राम पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करना, सुदृढ़ करना, गांवों की जो समस्याएं हैं उसको डिजिटलाइज तरीके से इंप्रूव करना। आप लोग देखेंगे यूपी में या कहीं आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे खेतों के टुकड़े हैं उसका भी पूरा ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड आ गया। ये सब क्या है, इसी के तहत ही सारे कार्य हो रहे हैं। और इस समय जो वर्तमान में जो समस्या है क्या, एक तो जो सारे लैंड रिकॉर्ड हैं उनको मजबूत करना, प्लस जितने काम हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करना। बिकॉज बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, जबकि इस लेवल के जो कार्य होते हैं, जब मनरेगा के कार्य वो भी ग्राम पंचायतों के द्वारा होते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड अलोकेट किए जाते हैं क्षेत्रों के लिए, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए जरूरत समझी है भारत सरकार ने और उसके लिए ही ये कार्य शुरू हुआ है। ई ग्राम स्वराज के पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि किस ग्राम सभा में जो काम चल रहा है उसका बिल्कुल मॉनिटरिंग की जाएगी, उसका डेवलपमेंट जो कार्य है उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या कार्य होगा, ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने, पहले तो उसके पॉलिसी तैयार करनी, क्या कहाँ क्या कार्य होना है और उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसको देखना है।
रियल टाइम सर्विलांस डेवलप करना है कि किस दिन कैसे किस स्थिति में, मतलब किस जगह पर तालाब खोदना है, तो डेली बेसिस पे उसकी रिपोर्ट है कि कहाँ उसकी क्या स्थिति है डिजिटलाइजेशन के द्वारा। ठीक, यहाँ से सारे डेटा अपलोड होने का पूरा पोर्टल बनाया गया है। इसके बाद देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए जो लैंड रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन तो कर दिया गया, लेकिन उनकी जो मार्किंग है उस पर थोड़ा सा विवाद होता है। गांव में बहुत बड़े मुद्दे होते हैं जमीन जायदाद को लेकर, सिविल मुकदमे होते हैं। इसके लिए अब ड्रोन की सहायता ली जाएगी। किसकी क्या सहायता ली जाएगी? ड्रोन की सहायता से मार्किंग की जाएगी, मैपिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? मैपिंग। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है स्वामित्व योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के लगभग संभावना गारंटी के साथ, बिकॉज यूपीपीसीएस में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत का अलग से तो टॉपिक ही दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, 6 राज्यों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा, उत्तराखंड और हरियाणा, इन 6 राज्यों में प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके द्वारा गांव की जितने जमीन है उनकी मैपिंग की जाएगी भूलेख के अनुसार ड्रोन का यूज करके, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिससे कि एक बार पूरा डेटा तैयार हो जाए और इससे जो वाद विवाद की समस्याएं हैं वो पूरी खत्म हो सके। आप लोग देखते हैं इस स्तर पे इस गांव में खेतों की नपाई के लिए भी भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार होता है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी आने वाले समय में। तो ये 2024 अप्रैल है। आगे चलते हैं। भारत का भी इसी लॉकडाउन में बड़े डेवलपमेंट हुई है। भारत का सबसे निर्यात वाला क्षेत्र कौन सा डेवलप हो गया है? आप लोगों को पता है कि इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमेशा दोनों क्षेत्र में करता है, लेकिन इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है भी नेगेटिव है। मतलब भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, आयात ज्यादा करता है, बेचता सामान कम है ना। 112 बिलियन डॉलर का भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो भारत में कई सेक्टर ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट में बहुत अग्रणी रोल निभाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल्स सेक्टर हो गया, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन हो गया। और भारत में सबसे रैंक 1 यही खासतौर से था। उसके बाद दूसरे नंबर में पेट्रोलियम पदार्थ चलते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस साल 2,68,000 करोड़ का निर्यात करके, जो कि हमारे पूरे एक्सपोर्ट का 15% है, कौन सी? पेट्रोलियम सेक्टर रैंक 1 पे आ गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कि इसकी भारत में सबसे ज्यादा निर्यात कौन से क्षेत्र कर रहा है इस समय? इस साल पेट्रोलियम सेक्टर है। 15% भारत का पूरा निर्यात हिस्सा इससे आया, करीब 2,68,000 करोड़ के आसपास का। क्लियर? इसके बाद जो आभूषण और पत्थर है हुआ है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं। क्लियर? आप देखते हैं एक नया डैशबोर्ड डेवलप हुआ, ऑनलाइन डेटाबेस डेवलप किया गया है इकट्ठा करने के लिए। इसका नाम क्या है? प्रकृति। कोविड से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 में जो भी इंडिया डेवलपमेंट करेगा हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कहाँ कितने पेशेंट हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने क्या चीज तैयार की है बहुत बड़ी लेवल पे, और उसमें अगर इंडिया कुछ अच्छा डेवलप करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रकृति डैशबोर्ड क्या है। प्रकृति का ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर्स, आईआईटी दिल्ली के शोधार्थियों के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इन इंडिया। मतलब कि कोरोना का जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है वो इंडिया में, उसकी स्टडी करने के लिए ये डैशबोर्ड बनाया गया है, और जिसमें R0 को कैलकुलेट किया जाएगा। R आपने देखा कि मैंने ये 0 बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको रेड से नोट किया। नॉट, 0 को नॉट भी बोला जाता है। तो R0, ये R0 क्या है? R0 बेसिकली वो डेटा है जिसके तहत कि एक कोविड पेशेंट कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको R0 बोला जाएगा। मतलब एक कोविड पेशेंट ने अगर आगे 2 लोगों को इन्फेक्ट किया तो उस केस में R0 की वैल्यू हो जाएगी 2। एक कोविड पेशेंट ने अगर 6 लोगों को इन्फेक्ट किया तो उसको हो जाएगी R0 6। ठीक है, तो इसमें R0 के तहत कैलकुलेशन की जाएगी कि इन्फेक्शन किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रहा है। हम जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात करते हैं, यदि देखते हैं कितने दिन में केस डबल हो रहे हैं, ये सारे R0 की कैलकुलेशन पे तो हैं। या जो हमने ये जो एक प्रकार से जो ये बातें बोली जाती है कि 6 फीट का 13 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, या भीड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो किस लिए? सो दैट कि R0 हमेशा कम रहे, है ना। तो जितना ज्यादा ट्रांसमिशन रुकेगा उतनी ही जल्दी ये बीमारी खत्म हो सकती है। और ये लॉकडाउन में क्या है? ट्रांसमिशन रोकने का ही एक स्वरूप है। और ये किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के ऑब्जर्वेशन में कार्य चल रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो हमारा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और डिजास्टर मैनेजमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन सबका एक ज्वाइंट एफर्ट है ये। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो इसमें हमारा रिलायंस जियो फेसबुक डील हुई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो के साथ फेसबुक कंपनी का आपस में एक
पार्टनरशिप हुई है, मोटी मोटी बात बता दूं, करीब 9.99%, लगभग 10% हिस्सेदारी आ गई है। किसने? फेसबुक ने ले ली है रिलायंस जियो में। किसने ले ली है? रिलायंस जियो। देखिए रिलायंस जो कंपनी है ये 3 क्षेत्र में काम करती है। एक तो टेलीकम्युनिकेशन में, एक पेट्रोलियम पदार्थों में और तीसरा रिटेल में। ठीक है, टीसीएस के बाद भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसमें जो फेसबुक ने जो हिस्सेदारी ली है वो टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस जियो में ली है। फेसबुक ने बोला है कि रिलायंस जियो का जो वर्थ नेट है वो करीब 4,26,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जिसमें 43,000 करोड़ फेसबुक ने लगाए हैं ये हिस्सेदारी लेने के लिए। तो टोटल अगर कैपिटल देखा जाए रिलायंस जियो का वो है $65 बिलियन का और फेसबुक ने $5 बिलियन में इसके 10% आसपास शेयर लिए हैं, 10% का हिस्सेदारी ले लिया। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है कि भारत में इंटरनेट के द्वारा आगे और एक क्लाउड पूरा डेवलप कर देना। इसमें रिलायंस जियो के पास एक बहुत बड़ा डेटा है और फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट वाली कंपनी है। तो ये मिलके रिटेल में उतरेंगे लोग धीरे धीरे और इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक जो इनके उपकरण है फेसबुक के, उनका यूज करके इसको आगे चीजों को फैलाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि रिलायंस के किस हिस्से, किस वर्किंग के साथ ये करार हुआ है। रिलायंस ने क्यों किया? बिकॉज रिलायंस जीरो डेप्थ कंपनी बनना चाहती है। देखिए हर कंपनी का अपना घाटा होता है और जीरो डेप्थ कंपनी जो होती है उसकी बाजार मूल्य बहुत मजबूत हो जाता है और उसकी साख बहुत मजबूत हो जाती है। जैसे भी हाल ही में टीसीएस के आंकड़े आए हैं तो टीसीएस एक जीरो डेप्थ कंपनी हो गई है। बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जो कि जीरो डेप्थ कंपनियां हैं और जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन अलग ही होती है। तो इसी प्रकार से रिलायंस का लक्ष्य है कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में वो अपने आपको जीरो डेप्थ करना चाहती है। इसीलिए आरामको डील भी हो रही थी जो कि बाद में अटक गई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। तो ये डील भी इसीलिए मानी जा रही है और इस समय में ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही बूस्ट की तरह देखा जा रहा है इंडियन इकोनॉमी को। भारत के अर्थव्यवस्था में कितना ट्रस्ट है इसके तहत इसको देखा जा रहा है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो फेसबुक कहाँ की कंपनी है? यूएस की है, इंटरनेट वाली कंपनी है ये। फेसबुक, व्हाट्सएप इसके पोर्टल है। रिलायंस का मैंने आपको बता ही दिया। रिलायंस जियो जो है रिलायंस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्री का एक पूरा हिस्सा है और ये इस तरह से निवेश हुआ है। क्लियर? अब अगर आगे चल के हम देखें तो यह कि एंथूरियम नाम का एक शब्द चर्चा में चल रहा है। एंथूरियम क्या है? एंथूरियम सर एक फूल की प्रजाति है, फ्लावर है, केरला में होता है ये और इसको नासा के द्वारा एयर प्यूरिफायर की संज्ञा दी गई। ये प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है। ये जो फूल है इसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि ये वातावरण से कुछ खतरनाक रसायनों को सोखता है, खत्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, प्यूरिफाई करता है, जैसे कि अमोनिया, जाइलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सबको अवशोषित कर लेता है ये। है ना? अब इसकी 10 किस्में और डेवलप की गई हैं। इसकी और 10 किस्मों को डेवलप किया गया है। इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में आया है। वर्तमान समय में आपको देखना जरूरी है कि जब विश्व इन समस्याओं से जूझ रहा है तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे न्यूज में आते हैं और किसी क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। एंथूरियम क्या है? एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है ना? और इसकी 10 नई किस्में और डेवलप की गई हैं। फ्लावर है, फूल है और बहुत सुंदर फूल होता है जो कि घरों में रखा भी जाता है इसी पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये भी न्यूज में बना हुआ था। नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है आंध्र प्रदेश में। जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के एरिया हैं जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट, उन क्षेत्रों में नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। तो आंध्र प्रदेश का एक मामला था, सन 2000 से ये केस चल रहा था। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक रूल निकाल दिया था कि जो शेड्यूल ट्राइब के जो एरिया है, अनुसूचित जनजाति की जो क्षेत्र है, वहां पे नौकरियों में सिर्फ वहीं के अनुसूचित जनजातियों को ही आरक्षण को ही मिलेगा मौका और कोई मौका नहीं मिलेगा। मतलब 100% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा था और सिर्फ उस क्षेत्र के ही। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये मामला ट्राइब्यूनल में गया जहां पे की सरकार जीत गई, फिर हार गई थी। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया था जहां की सरकार जीत गई थी, लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके तहत 5 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया। 5 या 5 से ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं
तो ये इतनी जो बड़ी बेंच बैठती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। 5 जज या उससे ऊपर के जज जब भी बैठेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाती है। तो इसने फैसला दिया है कि ये फैसला गलत था आंध्र हाई कोर्ट का और इसको उन्होंने खारिज कर दिया। इसके तहत उन्होंने बोला कि ये फैसला आर्टिकल 14, आर्टिकल 15.1 और आर्टिकल 16 के तहत समानता के अधिकारों का हनन करता है। इसके अंतर्गत वो जो इंदिरा साहनी केस में जो वर्डिक्ट निकल के आया था कि आरक्षण हमेशा माइनॉरिटी होना चाहिए, मतलब 50% से कम होना चाहिए, अंबेडकर जी ने भी यही बोला था, उसको बाधित करता है। साथ में ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता, मतलब एसटी में भी सबको एक नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता। जो बाहर के एसटी है उनकी ये गलती है ना। फिर इस नीति से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया कि एसटी को सिर्फ एसटी ही अच्छे से पढ़ा सकता है, इस चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश ने अपने तर्क दिए थे कि जो बाहर के जो लोग आके वहां पढ़ा शिक्षा कार्यों में अन्य कार्यों में लगते हैं तो वहां वो ज्यादा देर रुकते नहीं है, जिससे वहां का जो पर्पज सॉल्व नहीं हो पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को हटाते हुए हमारे बड़े अधिकारों की रक्षा करते हुए इसको गलत करार दिया है। और इसके इन्होंने कहा कि जो अन्य समुदाय हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, उनके भी अधिकारों की हानि हुई है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण का कोई सवाल उठाया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये चीजें उठाई गई हैं। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश आर्टिकल 371B के तहत आंध्र प्रदेश के पास एक राइट है कि जिलेवार कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट होगा जिलेवार होगा, और यही हिस्सा जो है 32वें अमेंडमेंट के तहत ये आर्टिकल तैयार किया गया था। और यही आर्टिकल भी कारण बना है तेलंगाना के निर्माण का। और तेलंगाना के निर्माण के बाद ये वाला जो आर्टिकल है ये तेलंगाना पे भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है 2013 के एक्ट के तहत। तो इन चीजों को देखना थोड़ा सा जरूरी है कि कहाँ की क्या बात हुई। तो किन आर्टिकल्स का बात हुआ था, 14, 15 और 16। तो इन आर्टिकल्स का आप लोगों को ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूँ आज करंट अफेयर शायद इतना ही है। अच्छा लगा होगा वीडियो, जैसा कोई फीडबैक होगा तो जरूर बताइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।